आज 6 मई 2020 है और कक्षा 8 में गणित विषय के तहत हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो है परिमेय संख्याएं। तो इस पहले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो टॉपिक हमारा आज इंट्रोडक्शन है, परिचय है। तो परिमेय संख्याओं का उदय समझने के लिए हम कुछ समीकरणों को समझते हैं। जैसे हमारे पास एक समीकरण है x+2 बराबर 11। इस तरह के समीकरण हमने कक्षा 7 में हल कर रखे हैं। तो जरा इसको हल करते हैं और देखते हैं क्या आता है। अगर इसको हमें हल करना है तो हमें पता है यहां पर क्या है, हमारे पास 2। तो इस समीकरण में हमें चर राशि जो है वो x है। इस चर राशि का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका मान अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें पता है कि इसके आसपास की जो संख्या होती है उसको दाईं तरफ लेके जाते हैं। इसका मतलब है हम इस 2 को कहां लेके जाएंगे, दाईं तरफ, मतलब 11 के दाईं। तो बाकी जो चीजें हैं वो अपनी जगह पर ही रहेंगी। मतलब x को आप x की जगह पर ही उतार दोगे, इक्वल टू बराबर का साइन ये उतर जाएगा, 11 का 11 मैंने उतार दिया। ये जो +2 है उस तरफ गया तो इसका साइन बदलकर हो जाएगा -2। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो x आ गया वो किसके इक्वल आ गया, 11 - 2। 11 में से 2 घटाओ कितना आता है, 9। तो आपको पता है 9 किस तरह की संख्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो क्या होती है प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे आप काउंट करते जाओ। इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इस तरह के समीकरण को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास चर राशि मतलब x का मान कितना आ गया, 9, जो कि एक प्राकृत राशि है। तो इसलिए हमें प्राकृत संख्या की जरूरत पड़ी। अच्छा, हम एक और समीकरण देखते हैं। हम लिखते हैं x + 11 बराबर 11। मान लो ये समीकरण हमने लिया, इसको भी हल करते हैं, तरीका वही रहेगा। ये जो 11 है ये दाईं तरफ जाएगा और बाकी सभी को उन्हीं जगह पर रखेंगे। x यही रहेगा, इक्वल टू यही रहेगा, 11 भी यही रहेगा। ये 11 जब उस तरफ जाएगा तो ये +11 है, तो ये क्या हो जाएगा, -11। अब 11 - 11 क्या हो गया हमारे पास, 0। इसका मतलब x का मान हमारे पास कितना आ गया, यहां पर 0। ठीक है। तो जैसे ही x का मान 0 आया तो हमें पता है हमारे पास तो प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, इसमें कभी 0 आ नहीं रहा। लेकिन यहां पर हमारे पास उत्तर कितना है, 0। तो एक और तरह की संख्याओं का यहां पर उदय हुआ जिनको कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं नाम से ही स्पष्ट है कि जैसे ही हमारे पास 0 की खोज हो गई वैसे ही हमारी संख्याएं पूर्ण हो चुकी हैं। तो पूर्ण संख्याओं में कौन आता है, 0 और बाकी वही सब 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से आप काउंट करते चले जाओ। ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है, वो है 0 का। पूर्ण संख्याओं में क्या आता है, 0, और प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि पूर्ण संख्याएं जो है उनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, या कि पूर्ण संख्या का उदय कैसे हुआ। एक और समीकरण देखते हैं हम। जैसे हमारे पास है x + 5 इक्वल टू, हम ले लेते हैं यहां पर 4। हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब वही तरीका होगा हल करने का, x यही रहेगा, 5 शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 4, 5 यहां आ गया तो कितना हो जाएगा, -5। और x का मान हमारे पास कितना आ गया, 4 - 5। देखिए ये आपने छोटी क्लास में सीख रखा है, 4 - 5, 4 में से 5 घटाओ तो कितना आता है, घटाएंगे तो 1 आएगा और साइन बड़े नंबर का लगा लेते हैं। 4 में से अगर हम 5 घटाएं तो हमारे पास कितना आता है, -1। ये घटाने का जो तरीका है ये हमने संख्या रेखा पर भी सीख रखा है छोटी क्लास में। अब देखो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, -1। हमें पता है प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4 5 ऐसे होती हैं। इन दोनों के अंदर ये ऋणात्मक संख्या नहीं आती। तो हमने एक चीज सीखी कि यहां पर एक तरह की संख्याओं का और उदय हुआ
जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, उनको कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, तो पूर्णांक में क्या आते हैं? पूर्णांक में आपकी सारी धनात्मक संख्याएं और सारी ऋणात्मक, मतलब आपके पास 0 1 2 3 4 ये तो पहले से था, सारी धनात्मक संख्याएं पहले से थी। जैसे हमने पूर्णांक की बात की तो पूर्णांक में ये सारी भी आएंगी और साथ ही साथ -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे काउंट करते चले जाओ, ये सारी संख्याएं भी आएंगी। तो जब स्टार्टिंग में हमने प्राकृत संख्या देखा तो उसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आ रहा था। फिर पूर्ण संख्याएं में आए तो उसमें एक 0 एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया। फिर उसके बाद जो पूर्णांक आया उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी इंक्लूड होगी। तो हमें पता लगते रहेगा कि हमें आगे संख्याओं की जरूरत क्यों पड़ती गई। ठीक है, हम एक तीसरा समीकरण देखते हैं। जैसे हमारे पास है 2x = 3। अब इस वाले समीकरण में देखें, अगर हमें इस वाले समीकरण को सॉल्व करना है, हल करना है, तो हमें पता है ये लिखा है 2 गुणा x, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है 2 गुणा x है बराबर 3। क्योंकि हमें x का मान ज्ञात करना है तो मान ज्ञात करने के लिए उसके साथ जो संख्याएं होती हैं हमें उसे हटाना होता है। तो ये तरीका हमारे पास डायरेक्टली तरीका भी सीखा है, ये 2 3 के नीचे चले जाएगा। अब ये क्यों जाएगा उसको मैं ऐसे समझाता हूं कि मान लो मैं यहां पर 2 से भाग कर दूं और यहां पर भी 2 से भाग कर देता हूं। ठीक हो गया। अब ये 2 को अगर 2 भाग करें तो कितना आएगा उत्तर? 1 आएगा। तो 2 को अगर 2 से भाग करो तो कितना आएगा उत्तर? 1 आएगा। तो हमारा आंसर आया 1x = 3/2। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना भी चाहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 जनरली हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, 2 3 लिखने की जरूरत पड़ती है। तो आप देखो x बराबर आ गया 3/2। अब ना तो ये एक प्राकृत संख्या है, ना ये पूर्ण संख्या है, ना ये पूर्णांक है, तो ये संख्या क्या है? तो इस तरह की संख्याएं को कहते हैं हम परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्याएं आती? तो आपने देखा परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या आती? ऐसी संख्या जिसको इस तरीके से लिखा जाता है, मतलब ऊपर एक संख्या हो और नीचे एक संख्या हो, इस तरह से अगर लिखा जाता है तो उस तरह की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं में सारी तरह की संख्याएं आ जाती हैं। कौन कौन? जैसे 0 है, वैसे तो 0 एक पूर्ण संख्या भी है, एक पूर्णांक भी है। 0 एक परिमेय संख्या भी है। क्यों है परिमेय? क्योंकि अगर इसके नीचे में 1 लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी संख्या के नीचे 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 लगाते ही वो क्या बन जाता है? बट्टे के रूप में बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं परिमेय। 5, अगर मैं 5 के नीचे 1 लगा दूं तो 5/1 का मतलब ही होता है 5। तो ये भी किस रूप में आ गया? परिमेय संख्याओं के रूप में आ गया। ऐसे ही 7/6 ये एक परिमेय है, -1/7 ये भी एक परिमेय है। ऐसे ही आपका 7 ये भी एक परिमेय है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे करते होती है। पूर्ण संख्याओं में एक संख्या एक्स्ट्रा आ गई, अतिरिक्त संख्या आ गई हमारे पास 0, बाकी तो वही संख्या हमने उतार दी। पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं एक्स्ट्रा आ गई, बाकी तो सारी संख्याएं इसमें आ गई। और परिमेय संख्या में ये सारी संख्याएं तो आएंगी और इनके बीच में इस तरह की बट्टे वाली संख्याएं जो होंगी वो भी आएंगी। तो परिमेय संख्या क्या होती है? हम अब आखिर में आते हैं हम परिमेय संख्या। चैप्टर का नाम भी हमारे पास है परिमेय संख्या। हमें पता लग गया है कि परिमेय संख्याओं की जरूरत भी क्यों पड़ी है। अच्छा, इस तरह की कुछ चीजें और आपने छोटी क्लास में पढ़ी होंगी, एक जगह हम देख लेते हैं परिमेय संख्या की जरूरत क्यों पड़ी। मान लो कि मैंने एक ये वृत्त लिया है, इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए और एक हिस्से को मैंने शेड कर दिया है। अब मैं अगर तुमसे कहूं कि भाई ये इस पूरे का कौन सा हिस्सा है, तो इस तरह की चीजें हमने कैसे सीखी हैं? पहले तो हमने ये सीखा है कितने हिस्से हुए हैं, 4, और कितना हिस्सा शेड है, 1। तो हम कहते हैं कि ये जो 1 है इन 4 भागों का, इन 4 भागों में ये कौन सा भाग है? 1 भाग है। तो हम इसके लिखते हैं 1/4। ठीक है, तो इस तरह की जरूरतों को कौन पूरा करता है? परिमेय संख्याएं। तो अब हम आते हैं कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? हम लिखते हैं कि ऐसी
संख्या जिसे P/Q के रूप में ढाला जा सकता है, लिखा जा सकता है, ऐसे ही बोल सकते हैं, लिखा जा सकता है तथा क्यों 0 होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब क्यों शून्य नहीं होना चाहिए। मतलब कहीं पर अगर लिखा है 6/0 तो आप याद रखें ये एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं ना, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जिस संख्या में हर में अगर 0 होगा तो उसको कभी भी आप परिमेय नहीं बोल सकते हो। 0 को छोड़कर बाकी कोई भी संख्या हो सकती है, ऋणात्मक, धनात्मक, कुछ भी हो सकता है। जैसे 0/-4 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे 0 नहीं, ऊपर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, नीचे आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो ये है हमारे पास परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याओं से मिलते जुलते कुछ और चीजें जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं, उन गुणों को भी हम डिस्कस करते हैं। अब परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम को हमें समझना है। तो योग के लिए क्रम विनिमय नियम क्या है, व्यवकलन के लिए क्या है, गुणन के लिए क्या है और भाग के लिए क्या है, इसको समझते हैं बारी बारी से। तो पहले हम योग को समझ लेते हैं। परिमेय संख्या योग के लिए क्रम विनिमय है। इसका मतलब यह है कि अगर 1/2 को 1/3 से जोड़ोगे या फिर 1/3 को 1/2 से जोड़ोगे तो जो दोनों से उत्तर मिलेगा वो एक जैसा ही आएगा। ये मतलब है क्रम विनिमय नियम का। मतलब दो परिमेय संख्याओं को आगे पीछे करके जोड़ो, कैसे भी जोड़ो, तो हमेशा उत्तर आपको एक जैसा ही मिलेगा। जरा इसको हम करके देखते हैं। 1/2 और 1/3 को हम हल करके देखते हैं। तो 2 को अगर 3 से गुणा करें तो कितना आता है? 6। 3 को 1 से किया तो कितना आया? 3 प्लस 2 को 1 से किया तो कितना आया? 2। तो हमें यहां से उत्तर कितना आ गया? 5/6। अब इसको देखें तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। 2 एकम कितना हुआ? 2। 3 एकम कितना हुआ? 3। और यहां से भी कितना आ रहा है? 5/6। तो कैसे भी जोड़ो, पहले 1/3 को आगे लिखो और 1/3 को पीछे लिखो, या फिर 1/3 को आगे लिखो, 1/2 को पीछे लिखो। जोड़ने पर आपके पास उत्तर एक जैसा ही आएगा। इसी को बोलते हैं हम क्रम विनिमय नियम। तो ये योग के लिए लागू है, परिमेय संख्याओं के लिए, ठीक है। लेकिन अगर परिमेय संख्याओं यहां व्यवकलन की बात करें, व्यवकलन की, तो क्रम विनिमय लागू नहीं है। मतलब अगर तुम ये बोलते हो क्या कि 1/2 को अगर 1/3 से माइनस करो तो वो कभी भी बराबर नहीं आएगा अगर तुम 1/3 को 1/2 से करो। आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। कैसे करोगे? 3 को 2 से गुणा करो, कितना आया? 6। 3 एकम 3, 2 एकम 2, इसको घटाओ तो कितना आ गया? 1/6। तो मैं पहले से ही, ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है, मतलब बराबर नहीं है का साइन है ये। इसको हल करते हैं, कितना आता है? इसको इससे गुणा किया, कितना आया? 6। 2 को 1 से गुणा किया, 2 आया, माइनस 3 को 1 से गुणा किया, 3 आया। तो 2 में से 3 घटाएं तो -1 आता है। तो ये तो आ गया परिमेय संख्या 1/6 और दूसरा आ गया -1/6, जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं है। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन क्रम विनिमय है। मतलब गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम लागू है। मतलब कि अगर 1/3 को 1/2 को 1/3 से ऐसे गुणा करो, या फिर 1/3 को 1/2 से गुणा करो, तो उत्तर एक जैसा आएगा। 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आया, यहां पर 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया। तो 1/6 के बराबर आ गया है, जो कि सही है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल तुम ले सकते हो। अगला है परिमेय संख्याओं के लिए भाग कर क्रम विनिमय नहीं है। ये वाला आप खुद करके देखोगे। मतलब अगर 1/2 को भाग करते हो आप 1/3 से, तो कभी भी बराबर नहीं आएगा अगर तुम्हें 1/3 को 1/2 से भाग करना है।
इसको हल कैसे करना है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था, उसी चीज को फॉलो करके आप इसको हल करके बताओ कि वाकई ये चीज सही है या नहीं है। तो हमने क्रम विनिमय नियम परिमेय संख्याओं के लिए देख लिए कि किस किस के लिए लागू है। ये नियम योग के लिए लागू है, गुणन के लिए लागू है, लेकिन व्यवकलन और भाग के लिए ये चीज लागू नहीं है। अब हम करते हैं परिमेय संख्याओं के लिए साहचर्य नियम। क्या होते हैं साहचर्य नियम, देखते हैं जरा। तो पिछले अभी हमने क्रम विनिमय नियम देखा था। क्रम विनिमय नियम था कि अगर a एक परिमेय संख्या है और b दूसरी परिमेय संख्या है तो ये b प्लस a ऐसे लिखी जा सकती है। a एक परिमेय संख्या है, b दूसरी परिमेय संख्या है, तो ये कभी भी इस तरीके से नहीं लिखी जा सकती। a एक परिमेय संख्या है, b दूसरी परिमेय संख्या है, तो ये बराबर होगा b a के। मतलब a को अगर b से गुणा करो या फिर b को a से गुणा करो, बात एक ही है। a को भाग करो b से तो कभी भी बराबर नहीं होगा b को एक भाग करो a से। यहां पर इसको दे सकते हो कि इसको मैं a बट्टे b लिख सकता हूं और इसको b बट्टे a, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा। ये हमने किसमें किया था, ये हमने क्रम विनिमय नियम में किया था। ठीक है, अब हमारे पास है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम भी थोड़ा बहुत ऐसा है, इसी तरीके का है जो पीछे किया था हमने कि a प्लस b प्लस c, यहाँ a b c क्या है, याद रखना यहाँ a b c परिमेय संख्याएं हैं। तो a प्लस b प्लस c बराबर होता है आपका a प्लस b प्लस c। मतलब क्या है कि अगर मैं तीन परिमेय संख्याएं लेता हूं, पहले b और c को जोड़ता हूं, उसका जो उत्तर आता है अगर उसको a के साथ जोड़ू तो मेरे पास जो अंतर आएगा वो उत्तर बराबर होगा किसके, अगर मैं a और b को पहले जोड़ देता हूं और इनके उत्तर को c से जोड़ देता हूं। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आपको ये खुद करने हैं। जैसे यहां पर a मैंने ले लिया 1/2, b मैंने ले लिया 1/3 और इसको मैंने ले लिया 1/4। आप इसको ऐसे जोड़ के देखो 1/2 1/3 प्लस 1/4, तो आपको पता लगेगा ये जो उत्तर है वो इसी उत्तर के बराबर आएगा। तो ये हमें सिद्ध कर चुके हैं परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य होता है। ये आप खुद ही चेक करें, ये उत्तर ध्यान रखें, ये उत्तर के बराबर ही आएगा। तो ये पहला नियम है, परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य है। नियम है परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, व्यवकलन का मतलब है कि अगर a माइनस b माइनस c ये कभी भी बराबर नहीं होगा a माइनस b माइनस c के। इसको भी आप खुद ही चेक करेंगे। मान लो a की जगह मैं लेता हूं 1/2, b की जगह लेता हूं 1/3 और c की जगह लेता हूं 1/4। आप इसको हल करो। कैसे हल करो, पहले इसको हल करो, जो इसका उत्तर आएगा उसको 1/2 के साथ हल करोगे तो ये कभी भी बराबर नहीं आएगा। अगर मैं 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 कैसे हल करोगे, पहले इन दोनों को हल करो, इसका जो उत्तर आएगा उसको 1/4 के साथ हल करना और फिर चेक करना क्या दोनों उत्तर एक जैसे आ रहे हैं। दोनों उत्तर एक दूसरे के बराबर नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जो साहचर्य नियम है वो व्यवकलन के लिए लागू नहीं होता। तो परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है कि नहीं है। यहां पर गुणन का मतलब ये है कि a गुणा b गुणा c बराबर होगा आपका a गुणा b गुणा c। a क्या है 1/2, b क्या है 1/3 और c क्या है 1/4। तो ये बराबर होगा 1/2 1/3 गुणा 1/4। तो पहले इन दोनों को हल करो, जो उत्तर आएगा सीधा हल करना। यहां पर पहले इन दोनों को हल करो, जो उत्तर आएगा सीधा हल करना। देखेंगे आप ये वाला उत्तर और ये वाला उत्तर एक दूसरे के बराबर है। तो परिमेय संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है, ये भी सही है। अगला है परिमेय संख्याओं के लिए भाग साहचर्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, भाग कहा है तो मतलब भाग का चिन्ह लगाना पड़ेगा। मतलब a डिवाइड b डिवाइड c ये बराबर नहीं होगा a डिवाइड b डिवाइड c। a कितना है हमारे पास 1/2, b कितना है 1/3, c कितना है 1/4। ये कभी भी बराबर नहीं होगा 1/2 भाग 1/3 भाग 1/4। इसको मैं हल करके दिखाता हूं आपको कि क्या ये नियम लागू है या नहीं है, भाग साहचर्य है या नहीं है। तो इसको हल करके देखते हैं।
कैसे हल करेंगे, मैं दोनों को साथ साथ हल करूंगा। पहले इस ब्रैकेट को हल करता हूं। तो 1/2 भाग, आपको ये सिखा रखा है कि भाग को लेकर साथ नहीं चला जा सकता, आप उसकी जगह लगाओ गुणा। तो गुणा के बाद जो दूसरी संख्या है 1/4, ये उल्टी हो जाएगी 4/1। और यहां पर हमारे पास क्या है, इसमें भी वही करो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, 1/2 भाग की जगह आ जाएगा गुणा, ये आ जाएगा 3/1, और यहां पर डिवाइड का डिवाइड अभी हमने लगा के रखा है। हल करते हैं। 1/2 भाग 4 को 1 से गुणा किया 4, 3 को 1 से गुणा किया 3। पहले से ही मैंने बराबर नहीं है का चिन्ह लगा रहा हूं क्योंकि पहले से मुझे पता है। यहां पर देखें, 3 को 1 से गुणा किया 3, 2 को 1 से गुणा किया 2, भाग 1/4। इसको हल करते हैं। यहां पर मैंने बताया है डिवाइड अगर हटाने हैं, इसकी जगह गुणा आ जाएगा और उसके अगली वाली संख्या उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3/2 भाग की जगह गुणा कर दूंगा तो ये 4/1 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करो, कितना है 3, 4 को 2 से गुणा कितना है 8, और यहां पर 3 को 4 से गुणा किया कितना है 12, और नीचे कितना है 2। तो ये 3/8 आ रहा है, वो 12/2 जो कि एक दूसरे के बराबर नहीं है। इस तरीके से हमने साहचर्य नियम को सिद्ध कर लिया। तो बाकी 3 नियम जो मैंने सिद्ध करने के लिए आपको दिए हैं वो आप खुद करेंगे। यहीं तक हम इसको फिनिश कर रहे हैं।